आज की कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से जो कुछ अच्छा समय बिताने के लिए एक कॉटेज की तरफ जा रहे हैं जो शहर से कुछ दूरी पर मौजूद है। हालांकि वह जगह काफी सुनसान और वीरान पड़ी रहती है। अब हर समय क्या करें। लड़कों में ऐसी जगहों पर जाने की अलग ही चाह होती है, तो ये भी चले गए। कार में बैठे दोनों आगे आने वाले रास्तों के बारे में बात कर रहे थे। तभी इनके पास एक कार आती है जो असल में इनके साथ रेस लगाना चाहती थी। लेकिन दूसरा लड़का समझदार था। वह यहाँ के लोकल लोगों के साथ कोई भी मस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका अंजाम शायद वह पहले ही भुगत चुका है। खैर, इन्हें वहाँ कॉटेज पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इन्हें कल बहुत कुछ देखना था। जब दूसरा लड़का कार से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा हो। लेकिन स्कॉट उसे यह सिर्फ वहम बताता है, क्योंकि वह लंबी ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा है। हो सकता है उसके सिर में दर्द हो रहा हो। इतना कहकर वह अंदर चला गया। लेकिन काफी देर हो गई और जॉन अभी तक वापस नहीं लौटा। इसीलिए स्कॉट खुद बाहर आया, ये देखने के लिए कि आखिर वह कहाँ है। बाहर अजीब सा सन्नाटा था। जॉन का कुछ अता पता नहीं था। आखिर वह कहाँ चला गया। इसीलिए अब स्कॉट उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है। उसका फोन थोड़ी दूरी पर बज रहा था, जिसे देखकर वह वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, किसी अनजान चीज ने उस पर हमला कर दिया। इसके आगे हमें सिर्फ उसकी डरावनी चीखें ही सुनाई देती हैं। बाकी क्या हुआ हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, हो सकता है आगे जाकर हमें कुछ और चीज़ें जानने को मिले। फिलहाल यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है एक लेस्बियन कपल पर, जो साथ रहती हैं और बहुत खुश भी हैं। लेकिन इनके बीच एक डर है, कहीं किसी को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता ना चल जाए। हालांकि यह बात सिर्फ रेने को थोड़ी अजीब लगती है। वहीं वैलेरी पूरी तरह से तैयार थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि वह उससे शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। लेकिन रेने अभी भी श्योर नहीं है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग भी उसी रिट्रीट कॉटेज में जा रहे हैं, जिसे इन्हीं की तरह एक गे कपल ने बनाया है। दोनों कार से उस जगह के लिए निकल गए। हर बार की तरह बीच में उन्हें एक गैस स्टेशन मिला। वहां रुककर वे कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं और दोनों वापस कार में चली जाती हैं। बीच रास्ते में वे लोग काफी बातें करते हैं। इस दौरान वैलेरी उसे स्टीव और रॉबर्ट के बारे में बताती है, जो असल में रिट्रीट कॉटेज के मालिक हैं। तभी अचानक उनकी कार का टायर फट जाता है। अब रेने बड़ी मशक्कत से उसे ठीक करती है और फिर जैसे तैसे करके वे लोग उस कॉटेज तक पहुंच जाते हैं। कॉटेज इन्हें देखने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वह बहुत ही पीसफुल जगह पर बना हुआ था। अंदर जाने पर इन्हें वहां काफी साफ सफाई नजर आती है। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई कई सालों से नहीं आया हो। हालांकि दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर थोड़ा फ्रेश होने लगती हैं। इसी बीच हमने देखा कि वैलेरी के पीछे से कोई गुजरता है। वहीं बाहर बैठी रेने को भी ऐसा महसूस होता है मानो पेड़ के पीछे कोई है जो उसे देख रहा हो। लेकिन वह इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है और अंदर आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसे यहाँ की चीजें काफी अजीब लगने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इस रोमांटिक कॉटेज में एक अजीब सी हंटिंग पेंटिंग देखी, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यहाँ इसका क्या काम है। इतने में वैलेरी चेंज करके आती है और फिर दोनों थोड़ा वॉक करने के लिए जंगल में चली जाती हैं। इसी दौरान हमें उसी जंगल में एक फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो लगातार बज रहा था और उस पर कई मिस्ड कॉल्स भी आ चुकी थीं। ये किसका था, ये हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक इन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। दोनों बड़े आराम से एक जगह बैठकर बातें करती हैं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचती हैं। तभी रेने को फिर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे इस बार कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हो। इस बार वह उसी दिशा में जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वहां सच में कोई है। वहां उसे एक सिगरेट पड़ी मिलती है, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। मतलब साफ था, यहाँ सच में कोई मौजूद है जो पहले से उनके लिए बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वे लोग यहीं आने वाले हैं। रेने भागते हुए वैलेरी के पास आई और उसे वहां से चलने को कहा। वैलेरी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहां क्या चल रहा है, लेकिन रेने के कहने पर वह बस उसके साथ भागती रही। जब दोनों कॉटेज से बाहर आईं, तो वहां उन्हें अपनी कार नहीं मिली। यह देखकर दोनों हैरान रह गईं। आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है। वहां सिर्फ एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, लेकिन वह किसकी है ये उन्हें नहीं पता था। दोनों वापस अंदर गईं और अपने फोन ढूंढने लगीं। लेकिन दोस्तों,
उनके फ़ोन भी वहाँ नहीं थे। तभी रेने ने गौर किया कि पूरे कॉटेज में कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि अभी कोई सीधे जंगल से अंदर आया है। ये चीज़ वह वैलेरी को भी दिखाती है। अब दोनों के अंदर खौफ बढ़ने लगा था, क्योंकि यहाँ उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तभी उन्हें कुछ सिसकियों जैसी आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगा कि शायद कॉटेज के ओनर्स आए होंगे, इसीलिए वे फौरन नीचे जाती हैं। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ असल में दो लड़कों की आधी कटी हुई लाशें सोफे पर रखी थीं, जिनमें से एक का सिर गायब था। ये वही दोस्त थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उनके पास कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने बड़े अजीब से मास्क पहन रखे थे। ये मंजर देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत वहां से भागती हैं और बस भागती ही चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन लड़कों का ऐसा हाल हो सकता है तो उनके साथ क्या होगा। न जाने किस किस दर्द से उन्हें गुजरना पड़े। भागते भागते इनके सामने एक लेक आ जाती है। तभी वैलेरी अचानक गिर पड़ती है, क्योंकि उसके पैर में एक ट्रैप फंस गया था। रेने बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह उसे आज़ाद कर दे, लेकिन वह ट्रैप खुल ही नहीं रहा था। आसपास भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह उसे तोड़ सके। तभी दोनों की नज़र सामने लेक पर पड़ती है, जहां उनकी कार डूब रही थी। ये देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जो कोई भी यह सब कर रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए अब उन्हें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सवाल था, आखिर कैसे? तभी रेने को याद आता है कि उनकी कार में कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से वह ट्रैप खोल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे लेक के नीचे जाना पड़ेगा। वह इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह लेक में कूदती है उसे एक शख्स दिखाई देता है जो उसी की तरफ बंदूक ताने खड़ा था। और जैसे ही वह पानी के नीचे जाती है वह उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। कई मिनट तक यह सिलसिला चलता रहता है। फिर कुछ देर बाद वह शख्स वहां से चला जाता है। तब रेने फौरन बाहर आई और भागते हुए वैलेरी के पास गई। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। वहां न तो वैलेरी थी और न ही उसका ट्रैप। मतलब साफ था कि यह सब पहले से प्लान किया गया था, ताकि रेने उसे अकेला छोड़ दे और वे अपनी चाल चल सकें। इसी बीच उसे वैलेरी की चीखें सुनाई देती हैं। दूर से वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था और इस अंधेरे में जंगल किसी डरावनी हवेली जैसा लग रहा था। हर कदम पर सिर्फ डर और मौत का खौफ था। काफी देर बाद उसे थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये क्या? जंगल के बीचों बीच एक कैमरा लगा हुआ था और वह भी ऑन। आखिर यहाँ कोई क्या रिकॉर्ड कर रहा होगा? इस चीज को देखने के लिए वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से एक मास्क पहने आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है। जब कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि उसे गोली नहीं मारी गई थी, बल्कि सिर्फ बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया गया था। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब वह अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक खिड़की दिखाई देती है। खिड़की के बाहर झांकने पर उसे अपनी जैसी ही एक लड़की दिखाई देती है, जो सामने वाले कॉटेज में खाना बना रही थी। लेकिन तभी उसके पीछे वही मास्क पहना आदमी भी नजर आता है। रेने को लगा कि अब उस लड़की की भी मौत तय है। ये देखकर वह फौरन चिल्लाती है, पीछे देखो। लेकिन ये क्या? उस लड़की को तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि वह उस मास्क पहने आदमी के साथ मजाक करने लगती है। दरअसल वे दोनों कपल थे और वहीं साथ रहते थे। ये देखकर रेने समझ जाती है कि ये दोनों भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। इतने में वह आदमी दोबारा उसके पास आता है। इस बार उसके हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि एक कैमरा था जिससे वह रेने को रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर डरी हुई रेने कहती है कि उसने उसे ठीक से नहीं देखा और बाहर जाकर वह किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, बस उसे छोड़ दिया जाए। वह यह भी बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर वह आदमी अपना मास्क उतार देता है और एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे हर एंगल से रिकॉर्ड करने लगता है। करीब 15 से 20 मिनट बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो वह आदमी रेने को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक को वह पहले भी देख चुकी थी। एक मिनट, ये तो वही आदमी था जो गैस स्टेशन पर वैलेरी से फ्लर्ट कर रहा था। यानी वह तभी से उनका पीछा कर रहा था। इन तीनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान जेम्स, जो वही मास्क पहना आदमी था, अपने ही एक साथी को गोली मार देता है।
यह देखकर रेने समझ जाती है कि इन लोगों को किसी की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। इसके बाद क्लारा उसके पास पानी लेकर आती है। रेने सोचती है कि वह एक लड़की है, इसलिए शायद उसे मनाना आसान होगा, लेकिन क्लारा के अंदर तो जैसे कोई दया ही नहीं थी। वह रेने के मुंह पर कहती है, यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पानी है, और वहां से चली जाती है। ये सुनकर रेने पूरी तरह हैरान रह जाती है। क्या वह सच में अब मरने वाली है? उधर वे लोग अब स्कॉट के पास जाते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करने लगते हैं। जेम्स का साथी केविन उसे लगातार रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे मानो वह किसी खास मकसद के लिए हर चीज सेव कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बैठी क्लारा मॉनिटर रूम में पूरे जंगल पर नजर बनाए हुए थी, ताकि कोई बाहरी इंसान वहां तक न पहुंच सके। यहाँ हर कोई मिला हुआ था। जब जेम्स को लगा कि उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, तो वह क्लाइमैक्स शूट करने पहुंचता है। इसीलिए वह दोबारा अपना मास्क पहनता है और फिर कुल्हाड़ी से स्कॉट का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये स्कॉट है तो फिर घर में जो दो लाशें पड़ी थीं वे किसकी थीं? क्या इन्होंने ऐसे कई और लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। अब रेने को समझ आ चुका था कि अगर उसे कुछ करना है तो खुद ही करना होगा। इसीलिए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वह अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह आसान नहीं था। तब वह अपनी एक उंगली को खुद के दांतों से काटकर अलग कर देती है और इसी वजह से रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वह गेट के पास जाती है ताकि किसी तरह उसे खोल सके, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि गेट बाहर से लॉक था। उसे यह भी पता था कि हर समय उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह एक कोने में जाकर बैठ गई जहां तक कैमरे की नजर नहीं पहुंच रही थी, ताकि क्लारा को लगे कि शायद वह भाग गई है। यही सोचकर क्लारा फौरन बंकर में आती है और आसपास देखने लगती है। तभी रेने पीछे से निकलती है और एक डंडे से उसके सिर पर वार करके उसे वहीं गिरा देती है, फिर वहां से भाग निकलती है। उसके पास मौका था कि वह अकेले वहां से निकल जाए, लेकिन अब उसे लगातार वैलेरी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसके सामने ही वे लोग जॉन की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान जेम्स कहता है कि इस बार उन्हें कुछ अलग करना होगा, क्योंकि पिछली बार उनकी मूवी लोगों को पसंद नहीं आई थी। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग असल में ये सब लाइव करते हैं या फिर इन रिकॉर्डिंग्स को फाइल्स की तरह मार्केट में बेच देते हैं, जो कई अलग अलग नामों से मशहूर हैं। खैर, अब उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया था। इस बार वे जॉन का सिर एक ही बार में नहीं बल्कि कई बार हमला करके अलग करते हैं, और ऐसा करने में केविन को बहुत मजा आ रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो यही उसका पसंदीदा काम हो। ये सब रेने छुपकर देख रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार वैलेरी की आवाज ढूंढ ली थी और वह वहीं बंधी हुई बैठी थी। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। इतने में वहां घायल हालत में क्लारा भी पहुंच जाती है, जो सबको बता देती है कि रेने भाग चुकी है। जेम्स क्लारा के सिर की चोट देखकर घबरा जाता है और फौरन उसके पास जाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। रेने इसी मौके का फायदा उठाती है और भागकर वैलेरी के पास पहुंचती है। फिर वह तुरंत उसे खोलना शुरू कर देती है। रेने फौरन उसे खोलती है और पास रखा एक चाकू उठा लेती है, लेकिन अभी दोनों वहां से बाहर नहीं जा सकती थीं, क्योंकि गेट लॉक था। इसीलिए रेने एक तरीका ढूंढती है। उसने देखा कि वहां कुछ तेजाब की बोतलें रखी हुई हैं, तो वह उन सभी बोतलों को मिलाकर एक खतरनाक सॉल्यूशन तैयार करती है और उसे वैलेरी को दे देती है। फिर कहती है कि जैसे ही केविन अंदर आए वह इसे उसके चेहरे पर फेंक दे, और खुद पीछे कुल्हाड़ी लेकर छुप जाती है। कुछ देर बाद वह हैवान दोबारा अंदर आता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। जैसे ही केविन अंदर आता है, वैलेरी पूरी बोतल उसके चेहरे पर फेंक देती है। इससे वह दर्द से तड़पने लगता है और बिना गेट बंद किए वहां से भाग जाता है। दोनों का प्लान काम कर जाता है। बाहर आने पर उन्हें दो कारें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें चाबियां नहीं थीं। जाहिर सी बात थी कि चाबियां घर के अंदर ही होंगी, इसलिए रेने दोबारा अंदर जाती है और हड़बड़ाहट में चाबियां ढूंढने लगती है। चाबियां तो उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां जेम्स आ जाता है, जो अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। बेचारी रेने लगभग मरने ही वाली थी, वो हिल तक नहीं पा रही थी। तभी पीछे से वैलेरी आती है और जेम्स पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। इस वार से उसकी खोपड़ी फट जाती है और वह वहीं मारा जाता है। ये सब देखकर वैलेरी खुद भी सहम जाती है। रेने उसे हिम्मत देती है और कहती है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी दोनों की नज़र उसी मॉनिटर रूम पर पड़ती है जहां रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था, स्कॉट की मौत का। उसे लगभग 2 लाख लोग लाइव देख रहे थे और पसंद भी कर रहे थे।
इन लोगों ने पूरे जंगल में कैमरे लगाए हुए थे जिनसे वे हर चीज रिकॉर्ड करते थे। यहाँ तक कि जब ये दोनों ट्रैप खोलने की कोशिश कर रही थीं, तब भी उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था। दोनों इन सब चीजों को देखकर इतने शौक में थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला। कमरे के बाहर क्लारा बंदूक लेकर खड़ी है। अब इस बार तो रेने पूरी तरह गुस्से में थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे क्लारा पर छलांग लगा दी, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। क्लारा को लगा था कि शायद रेने उसे नहीं मारेगी, लेकिन अब रेने के अंदर कुछ बदल चुका था। वह उसके सिर पर एक मॉनिटर उठाकर मारती है, जिससे उसका सिर बुरी तरह कुचल जाता है। जो उन्होंने बाकी लोगों के साथ किया था, अब वही उसके साथ हो चुका था। अब इनके पास मौका था कि वे चाबी लेकर वहां से भाग जाएं, लेकिन अभी भी एक शिकारी बाकी था और उसे खत्म किए बिना वे यहाँ से नहीं जाना चाहती थीं। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब उसे मारकर ही लौटेंगी। उन्हें पता था कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन अब उन्हें इसका अफसोस नहीं था। दोनों अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन केविन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में रेने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह सामने आकर कहती है कि अब वह खुद को सरेंडर करती है और ये खेल आगे नहीं खेलना चाहती। केविन तुरंत बाहर आता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और केविन के शरीर के आर पार हो जाती है। ये काम था वैलेरी का। इसी वजह से दोनों अलग हुई थीं। रेने उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। वह उसे घसीटकर किनारे पर लाती है और उसके सामने कैमरा रखकर लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है, जिसमें अब उसके अपने फैंस उसकी ही मौत का तमाशा देख रहे थे। अब सुबह का सूरज निकल चुका था, क्योंकि रात का अंधेरा खत्म हो गया था। उन तीनों ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके हाथों फंसा हुआ शिकार ही उनका अंत कर देगा। उनकी लाशें भी वहीं छोड़ दी जाती हैं, जिन्हें अब समय और कीड़े मकोड़े खत्म कर देंगे। उधर रास्ते में कुछ अच्छे लोग इन दोनों को लिफ्ट दे देते हैं, जिसकी मदद से वे शहर तक पहुंच जाती हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।